सभी को नमस्कार। अब तक हम भोजन एवं पोषण के टॉपिक में पोषण के प्रकार, पोषण क्या होता है, पोषक पदार्थ, उनका वर्गीकरण कर चुके थे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। तो भोजन एवं पोषण में अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। और तो टॉपिक हमारा चल रहा है भोजन एवं पोषण, आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें बात कर रहे थे हम कार्बोहाइड्रेट की। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट। इनकी हमने रासायनिक प्रकृति की बात की थी। रासायनिक प्रकृति क्या होती है ये बात हमने इनकी की थी। आगे बात करते हैं। देखो, कुछ एक आध पॉइंट हमने लिखा भी था इसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इनमें प्रोपोर्शन या रेशो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। ये कार्बन के हाइड्रेट्स कहलाते हैं, इसीलिए नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात देखा तो हमने देखा था CH2O, यानी हमने इनके सामान्य सूत्र की बात की थी। एक बार वापस लिखकर बता रहा हूं। सामान्य सूत्र इनका था CnH2nOn, या फिर इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। देखो, CnH2O का होल n, यानी इस आधार पर या इस तरह से फॉर्मूला लिखते ही एक चीज मुझे दिखाई दिया। एक तरफ तो है जल और एक तरफ क्या है, कार्बन, यानी हाइड्रेट्स ऑफ या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वर्ड को तोड़ के देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स। ये बात अपन ने लास्ट क्लास में भी की थी। और इतना हमने देखा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक। तो अगर मैं इनमें बात करूं कि ये यौगिक हैं कैसे और कौन से, देखें इनकी बात करते। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक शब्द देखा था कि ये एल्डोज एवं कीटोज, यानी पॉलीहाइड्रिक, या बात करें कि इनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह पाए जाते हैं रासायनिक तौर पर। और चूंकि ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात कि जब किसी, आगे अपन बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना उस शर्करा को अपचायक शर्करा बनाता है। दो बातें जो अपन ने की वो मैं बता रहा हूं। देखो, इनमें एल्डिहाइड, इनमें ऐसे लिख सकते हैं, इन यौगिकों में, इन यौगिकों के अंतिम सिरे पर एल्डिहाइड समूह यानी
बिल्कुल अंत में इस तरह से एल्डिहाइड समूह CHO, आगे कोई भी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। टर्मिनल या बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पर ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ऐसी शर्करा कहलाती है एल्डोज शर्करा। एल्डोज शर्करा। भाई शर्कराएं कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, या सेकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शर्कराओं के रूप में होते हैं, शुगर्स के रूप में होते हैं। इसलिए इन कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड या शर्कराएं भी कहते हैं, इसलिए वहां पर मैंने एल्डोज शुगर या एल्डोज शर्करा लिखा है। अब कुछ ऐसे एल्डिहाइड भी होते हैं, इन एल्डिहाइड के अलावा कुछ, जैसे अपन ने बात की ना कि इन यौगिकों के अंतिम सिरे पर एल्डिहाइड समूह हो, ये क्या हो गई एल्डोज शर्करा, या यौगिकों के बीच में, भाई सिरे पर तो एल्डिहाइड समूह हो सकता है अंतिम सिरे पर, या फिर बीच में बात करूं यौगिकों के बीच में कीटोन समूह, तो इसे कहेंगे कीटोज शर्करा। देखो दोनों को समझा रहा हूं, देखना एक बार। एल्डिहाइड शर्करा देखो, हो सकता है कि कोई लंबी श्रृंखला हो, अंत में क्या आ गया एल्डिहाइड समूह, क्या कहलाएगी एल्डोज शर्करा कहलाएगी। हो सकता है इस तरह से बीच में कीटोन समूह हो, तो ये कीटोज शर्करा, और बिल्कुल किनारे पर है तो ये क्या कहलाएगी एल्डोज शर्करा। किनारे पर एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोज शर्करा, बीच में कीटोन समूह कीटोज शर्करा। चलें अपन बात करें आगे, और कि ये तो हमने इनकी रासायनिक प्रकृति की बात की, आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा या हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्य रूप से मिलता है, इसकी बात करते हैं। तो ये तो आपके समझाने के लिए मैंने इधर बनाया, ये तो हो गई कीटोज शर्करा, सॉरी ये तो हो गई एल्डोज शर्करा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डोज शुगर, और ये हो जाएगी कीटोज शुगर, कीटोज शर्करा। ये हम इनको इधर साइड में रख देते हैं ताकि समझने में आसान रहे कि अपन ने लिख तो दिया कि अंतिम सिरे पर एल्डिहाइड समूह एल्डोज शर्करा, या यौगिकों के बीच में कीटोन समूह कीटोज शर्करा। सामान्य सूत्र देख लिया, आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के गुणों की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पाई किस में जाते हैं, तो लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में हमारे भोजन में मुख्य रूप से अनाजों में भी देखें गेहूं, चावल, मक्का, गेहूं, चावल, मक्का, कौवा, दूध, फल, शर्करा, शहद,
तथा दालों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखें भाई, मेन सोर्स हमारे भोजन में कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, ये अपन ने सोर्सेज देखे। इन सोर्सेज के बाद हम बात करते हैं इनकी वैल्यू की, कि भाई कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, हमें ऊर्जा देना। कितनी ऊर्जा देते हैं ये देख लेते हैं। प्रति ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसकी एनर्जी वैल्यू भी हमारे सामने है, लिख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। हमें ऊर्जा प्रदान करना है तथा इसके तथा इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। एनर्जी वैल्यू भी देख ली इसकी। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सामान्यतया शर्कराएं कहते हैं, ये हमने अभी बात भी की थी। अब ये शर्कराएं भी 2 प्रकार की, सरल शर्कराएं और जटिल शर्कराएं। यानी रासायनिक संरचना के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग भागों में बांटा। देखते हैं। एक पॉइंट लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्य रूप से शर्कराएं भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्यतया शर्कराएं भी कहते हैं। शर्कराएं या शुगर्स। भी कहते हैं। क्योंकि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील, एवं सरल शर्कराओं के आपस में जुड़ने से बने होते हैं। आपस में जुड़ने से
आपस में जुड़ने से बने होते हैं। देखें, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की। यहीं से हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण यानी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार देखेंगे। भाई कार्बोहाइड्रेट्स के भी अलग अलग प्रकार देखे हमने। इसी लाइन में हमें एक चीज दिख गई। कैसे प्रकार? देखो कि सरल शर्कराएं आपस में जुड़ने से जटिल शर्कराओं यानी कॉम्प्लेक्स शुगर्स का निर्माण करती हैं। जटिल शर्कराएं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। जैसे अगर सरल शर्कराओं की बात करूं, यानी केवल एक शर्करा का अणु मोनोसेकेराइड। जब ये दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे यानी शर्कराओं के दो अणु आपस में जुड़ेंगे, डाइसेकेराइड। तीन शर्कराओं के अणु जुड़ गए, ट्राइसेकेराइड। चार अणु जुड़ गए, टेट्रासेकेराइड। तो कुल मिलाकर ये शर्कराएं ही आपस में जुड़कर जटिल शर्कराओं का निर्माण करेंगी। तो मोटे मोटे तौर पर हम शर्कराओं को दो भाग में बांट रहे हैं, एक तो सरल शर्कराएं, दूसरी जटिल शर्कराएं। सरल शर्कराओं में भी फिर दो प्रकार की हम शर्कराएं देखते हैं। कैसी कैसी? देखो, अगर इन कार्बोहाइड्रेट में शर्करा का केवल एक अणु है, सिंगल मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, सेकेराइड यानी शर्करा का अणु। तो शर्करा का केवल एक अणु मोनोसेकेराइड, दो अणु डाइसेकेराइड। ऐसे करते करते 9 तक अगर ऐसे शर्करा के अणु आपस में जुड़ेंगे तो हम उनको पहली कैटेगरी में रखते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स में। और अगर 9 से ज्यादा यानी 10 से लगाकर हजारों की संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो उनको हम कह देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। यानी इसी आधार पर हम दो भागों में बांट रहे हैं, सरल शर्कराएं 1 से लगाकर 9 तक। फिर 10 से लेकर हजारों की संख्या तक अगर ऐसी शर्कराएं आपस में जुड़ती हैं, बीच में बंध बनता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, उसकी भी बात करेंगे। तो ऐसी शर्कराओं को हम कह देते हैं पॉलीसेकेराइड। तो लिखते हैं यहां पर अगला पॉइंट कि रासायनिक जटिलता के आधार पर केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन कह देते हैं, चलो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के कौन कौन से हैं देखें। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल एवं जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स and simple carbohydrates.
अब इसमें फर्दर अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो देखना कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स में लिख सकते हैं शर्कराओं के या ये फिर हम दो प्रकार के लिख देते हैं, चलो, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। क्या क्या है इनको एक एक करके अपन एक्सप्लोर करते हैं। मोनोसेकेराइड एक ही अणु होगा, सिंपल शर्कराएं, और दूसरे बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 9 तक, यानी 2 शर्कराओं से लेकर 9 शर्कराओं के अणु आपस में जुड़ेंगे तो किनका निर्माण करेंगे, ओलिगो। 2 हो गए तो डाइसेकेराइड, 3 हो गए तो ट्राइसेकेराइड, 4 हो गए तो टेट्रासेकेराइड, 5 हो गए तो पेंटासेकेराइड। लेकिन ये सभी हैं किस में, ओलिगोसेकेराइड। तो 2 से 9 तक वाले सारे जो शर्कराएं उनको हमने किस में रख दिया, ओलिगोसेकेराइड में। और मोनोसेकेराइड में क्या होगा, केवल शर्करा का एक अकेला अणु। फिर बात करते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनमें एक ही ग्रुप बच गया, पॉलीसेकेराइड्स। 10 से लेकर हजारों की संख्या में पॉलीसेकेराइड्स अणुओं का निर्माण करने के लिए 10 से लगाकर हजारों की संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। तो ये सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किया। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही हैं मोनोसेकेराइड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बन जाते हैं। दो तीन इनकी बातें लिखते हैं, फिर इनको समझते हैं। इसमें लिखते हैं कि ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट। सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील एवं रंगहीन होते हैं। स्वाद में मीठे, रंगहीन एवं जल में घुलनशील होते हैं। एवं जल में घुलनशील, सॉल्यूबल, सॉल्यूबल इन वाटर, जल में घुलनशील होते हैं। आगे बात करें, इनमें शर्करा के केवल एक अणु पाए जाते हैं। इनमें शर्करा के केवल एक अणु, सिंगल मॉलिक्यूल, एक अणु या सिंगल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, केवल एक अणु पाए जाते हैं, तथा इनमें कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर
आधार पर ये मोनोसेकेराइड्स निम्नलिखित प्रकार के कौन कौन से प्रकार के हैं देखें। यानी कार्बन की संख्या कितनी है भाई, शर्करा का तो एक ही अणु है, कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे अपन ने एक सूत्र देखा था ना, ये देखो CnH2nOn, ये इनका सूत्र देखा था। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिख दूंगा, C3H6O3, ये हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो सूत्र क्या हो जाएगा, C4H8O4। 6 है तो C6H12O6। भाई N है, यहां पर 2N है और यहां पर क्या है, N है। 6 12 6, 1:2:1। सभी मोनोसेकेराइड में इस तरह से अगर अपन बात करें कि कार्बन की संख्या देखो, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 6, किसी में 5 होंगी, किसी में 7 होंगी। तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला से शुरू करते हैं। 3 कार्बन वाली श्रृंखला तीन कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड्स हैं ट्राईओज कहलाएंगे। भाई पीछे प्रत्यय क्या लगा, ओज। 4 वाले टेट्राओज या टेट्रोज शर्कराएं, 5 वाले पेंटोज शर्कराएं, 6 वाले हेक्सोज शर्कराएं और 7 वाले हेप्टोज शर्कराएं। तो कार्बन की संख्या के आधार पर कौन कौन सी शर्कराएं हैं, उनके नाम और उनके एक एक 2 उदाहरण तो जरूर देखते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रकार के से बात करें, ट्राईओज शर्करा, लिख सकता हूं इसमें। ट्राईओज शर्करा में क्या है, 3 कार्बन युक्त फिर बात कर लेते हैं ट्राईओज के बाद टेट्रोज शर्करा, 4 वाली, पेंटोज शर्करा 5 वाली, 5 कार्बन वाली, हेक्सोज शर्करा, 6 कार्बन वाली, और फिर लास्ट में हेप्टोज शर्करा की भी बात कर लेंगे। पहले इनकी बात कर लें, 4 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त, 6 कार्बन युक्त। भाई सभी है तो मोनोसेकेराइड, लेकिन कार्बन की संख्या अलग अलग है ना, तो इसलिए हम इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूं, ट्राईओज 3 कार्बन वाले, जैसे इसमें ट्राईओज में हो जाएंगे रिथ्रोज, इरिथ्रोज और थ्रियोज में तो आ जाएंगे, टेट्रोज में, ट्राईओज में आ जाएंगे आपके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सी एसीटोन। भाई देखो कीटोन ग्रुप आ गया, ये एसीटोन कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोज शर्करा का उदाहरण है। और
ग्लीसरल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यानी एल्डोज शर्करा का उदाहरण है। तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला या शर्करा की बात की, 3 कार्बन युक्त ये मोनोसेकेराइड ट्राइओज की बात की। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6O3, 3 कार्बन वाले। आगे बात करें, अगला उदाहरण देखते हैं टेट्रोज। तो इसमें आ जाएगा इरिथ्रोज और थ्रियोज शर्करा और इरिथ्रोज शर्करा। 5 कार्बन युक्त वाली पेंटोज शर्करा, ये आप में कई जनों ने ये पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा हमारे आरएनए और डीएनए में पाई जाने वाली शर्कराएं हैं। आरएनए में राइबोज शर्करा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और यहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पर मैं स्टार लगा रहा हूं, कारण है उसका कि ये ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र होता है ना, CnH2nOn, उसका पालन नहीं करती। भाई 5 कार्बन युक्त है तो इसमें राइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। राइबोज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में डीऑक्सी, डी मतलब कमी और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, यानी इसका फॉर्मूला होना तो क्या चाहिए था? C5H10O5। लेकिन एक ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4 होगा। ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। लिख सकता हूं यहां पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा का फॉर्मूला लिख रहा हूं, C5H10O4। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी है, वो भी सेकेंड कार्बन पर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं आगे हेक्सोज शर्करा की। तो हेक्सोज शर्करा के उदाहरण देखते हैं, खूब सारे उदाहरण हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सभी मैनोज शर्करा, ये सभी हेक्सोज 6 कार्बन वाली श्रृंखलाएं। इन सभी का 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड हैं, शर्कराएं हैं। इन सभी का फॉर्मूला C6H12O6। तो इनके आप 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन युक्त अलग अलग हमने उदाहरण देके 7 कार्बन युक्त हेप्टोज शर्करा, जिसमें हम बात करेंगे सीडोहेप्टुलोज शर्करा होती है। मोनोसेकेराइड के ही उदाहरण है, ये सभी मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। ठीक है, तो बात करें, एक और बच गया, उसको लिख लेते हैं। 7 कार्बन युक्त इसे कह देंगे हेक्सोज शर्करा, सॉरी हेप्टोज हो जाएगा, हेप्टोज शर्करा। और इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं, एग्जाम्पल सीडोहेप्टुलोज। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? सोचने की, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कार्बन कितने हैं? 7, C7H14O7।
CnH2nOn से इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये हमने अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड देखे कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मोनोसेकेराइड से जो हमारे भोजन में वगैरह खूब सारे अलग अलग इसके सोर्सेज भी पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स में हम कुछ ऐसी शर्कराओं की बात करते हैं। देखें, ऐसे कुछ मोनोसेकेराइड के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अभी अपन ने उदाहरण में भी लिखा था ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो कुछ इसके गुण लिख रहा हूं मैं। रक्त शर्करा या ब्लड शुगर भी कहते हैं, रक्त शर्करा या ब्लड शुगर। भी कहते हैं। ग्रेप शुगर भी कहते हैं, अंगूर शर्करा। बिकॉज नाम से स्पष्ट है, ग्रेप शुगर क्यों कहा, क्योंकि अंगूर में उपस्थित है, इसलिए ग्रेप शुगर कह दिया। और इसे कोशिकीय ईंधन या सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं, कोशिकीय ईंधन या सेल्यूलर फ्यूल भी कहते हैं। क्योंकि देखो, जब श्वसन होता है तो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। जब पेट्रोल जलता है तो गाड़ी को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। अब यहां पर जब ये कोशिकीय ईंधन यानी जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। सभी कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, एक कोशिकीय में या बहुकोशिकीय में, आधारित श्वसन पदार्थ जो है, जिसके अपघटन से या जिसके टूटने से हमें ऊर्जा मिलेगी, वो ग्लूकोज होता है। हमारे रक्त में भी हम देखते हैं शर्करा पाई जाती है, शुगर होती है। जब ये शुगर अधिकतम हो जाती है या एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो बोल देते हैं डायबिटीज हो गई। इसी ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो कह देते हैं डायबिटीज, मेलाइटस हो गया। बाकी एक ऑप्टिमम लेवल बना रहता है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में हमने देखा कि ये ग्लूकोज शर्करा अंगूर में पाई जाती, बाकी कोई फल का नाम नहीं लिखा मैंने। तो हमने यहां पर बात की ग्लूकोज की, रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा, कोशिकीय ईंधन के रूप में इनको देखते हैं। ग्लूकोज के बाद मैं एक और ऐसे ही मोनोसेकेराइड की बात करता हूं, फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में बात करें तो देखो, इसे फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्यों कहा फ्रूट शुगर, क्यों कहा, क्योंकि सभी फलों में ये फ्रक्टोज पाई जाती है, ग्लूकोज केवल ग्रेप्स में या अंगूरों में पाई जाती। तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज सभी फलों में पाई जाती है, फल शर्करा कहलाती है। ग्लूकोज को हमने अलग से लिखा ग्रेप शुगर, क्योंकि अंगूर में क्या पाई जाती है, ग्लूकोज, बाकी सारे फलों में क्या है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर
और इसके अलावा शहद, हनी, एवं मकरंद, फूलों का जो रस होता है ना, जो भंवरे वगैरह या मधुमक्खियां चूसते रहते हैं, फूलों में पाया जाता है मकरंद या नेक्टर जिसे कहते हैं। तो मकरंद और शहद दोनों में ये फ्रक्टोज पाई जाती है। लिख सकते हैं शहद एवं मकरंद, फ्रक्टोज, सॉरी मकरंद या नेक्टर में पाई जाती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अच्छा, एक और हमने मोनोसेक्राइड में देखा गैलेक्टोज। हमने देखा था ये 6 कार्बन वाली शर्कराएं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो एक और बात कर लेता हूं गैलेक्टोज की, दूध में पाई जाने वाली शर्करा गैलेक्टोज। एक और मोनोसेक्राइड लिख लेता हूं, फ्रक्टोज के बाद गैलेक्टोज। इसमें लिख लेते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा। अच्छा, एक बात देखो यहां पर शब्दों शब्दों में कितना अंतर है। दूध शर्करा और दूध में पाई जाने वाली शर्करा दोनों अलग अलग है। अभी जब मैं डाइसेक्राइड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा दूध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को। ये लैक्टोज डाइसेक्राइड है, यानी 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो ये गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का। और लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। जबकि मिल्क में पाई जाने वाली शुगर किसके कह दिया हमने? गैलेक्टोज को। ये मोनोसेक्राइड के कुछ उदाहरण जिन पर अक्सर देखो हर एक लाइन में से क्वेश्चन, हर एग्जाम में या ऑलमोस्ट ज्यादातर एग्जाम्स में हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो लाइन से या जो नोट्स है आपके क्वेश्चन की फॉर्म में ही है। देखो, रक्त शर्करा किसे कहते हैं? ऑप्शन दीजिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या मैनोज। ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन क्या है? सेल्यूलर फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। निम्न में से मोनोसेक्राइड के उदाहरण है 3 दे दिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और दे दिया लैक्टोज। तो लैक्टोज डाइसेक्राइड आगे पढ़ेंगे। पूछ लिया फल शर्करा क्या है, या पूछ लिया सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मकरंद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। सभी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हालांकि कुछ ये सारे क्या हैं? फैक्ट्स हैं, बट फिर भी इनको ध्यान रखना है। चले आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात की सरल शर्कराओं में हम बात कर रहे हैं। देखना, वापस एक बार बता रहा हूं, सरल शर्कराओं में या सरल कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसेक्राइड की बात की। मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया और फिर कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स की बात की। अब एक और बात आती है कि इन मोनोसेक्राइड्स में, यानी एक एक कार्बन वाले ये जो हैं हेक्सोज, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, इनमें कई बार कोई दूसरे क्रियात्मक समूह जुड़ जाते हैं या कुछ इनमें से निकल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, यहां पर ये देखो, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हुआ क्या भाई? था तो केवल सिंपल मोनोसेक्राइड, लेकिन एक ऑक्सीजन निकल गई, तो इसे हम कह देते हैं मोनोसेक्राइड के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स। भाई व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? कि ओरिजिनली कोई एक जैसे मॉडिफाई कर देते ना, कई जने अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा लेते, कई जने कार को मॉडिफाई करवा लेते। बाइक को मॉडिफाई करवा के पीछे वो 2 एग्जॉस्ट पाइप लगवा लिए, वहां से साइलेंसर हटा दिया तो वो आवाज ज्यादा करने लग गई, मॉडिफाई कर दिया। तो सेम ऐसे ही था तो मोनोसेक्राइड, लेकिन मॉडिफाई हो गया।
और ऐसे मॉडिफाई या रूपांतरित जो प्रकार होते हैं उनको ही व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स कहते हैं। और मोनोसेकेराइड के ऐसे खूब सारे व्युत्पन्न, जैसे इसे क्या कह देंगे, मोनोसेकेराइड का डीऑक्सी व्युत्पन्न या डीऑक्सी शुगर कह देंगे। डीऑक्सी शुगर, ऑक्सीजन गायब। एमिनो शुगर यानी शुगर के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ गया। शुगर अल्कोहल यानी शुगर के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया मोनोसेकेराइड के साथ। या शुगर एसिड यानी शर्करा तो थी लेकिन वहां पर एसिड ग्रुप आकर जुड़ गया, शुगर एसिड। यानी इन मोनोसेकेराइड के हम 4 व्युत्पन्नों की बात करते हैं, उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। फिर हमारे स्टार्ट होंगे ओलिगोसेकेराइड्स, ये वाले सेकेंड ओलिगोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड में एक और लास्ट बात कर लेते हैं, इसमें मैं लिख देता हूं मोनोसेकेराइड्स के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स। देखते हैं इसमें कि जब सामान्य मोनोसेकेराइड्स में कोई क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए या कोई तत्व इससे अलग हो जाए तो प्राप्त यौगिक कंपाउंड मोनोसेकेराइड्स के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे डीऑक्सी शुगर्स, डीऑक्सी शर्करा, इसमें ब्रैकेट में लिख सकता हूं ऑक्सीजन हटने से ऑक्सीजन के हटने से बने। एग्जाम्पल देखें इसके, अभी पढ़ के आए हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में होगी,
नेक्स्ट अगला डेरिवेटिव देखते हैं, अगला व्युत्पन्न देखते हैं। अमीनो शुगर या अमीनो शर्करा, अमीनो शुगर या अमीनो शर्करा, इसमें शर्करा प्लस यानी शुगर प्लस अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल क्या बनेगा। उदाहरण देखते हैं कि ऐसा कहाँ पाया जाता है, कब कब हम ऐसी संरचना देखेंगे। तो ग्लूकोज एमीन, ग्लूकोज एमीन, ये ग्लूकोज एमीन, ग्लूकोज एमीन में ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप जुड़ गया और ये ग्लूकोज एमीन पाया जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ग्लूकोज एमीन उसकी सेल वॉल में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज एमीन ब्रैकेट में लिख लेता हूं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट एमिनो शुगर के बाद हम बात करते हैं एमिनो एसिड, यानी इसमें शर्करा के, सॉरी एमिनो एसिड नहीं, एसिड शर्करा, यानी सीधा सा दिख रहा है कि शर्करा यानी मोनोसेकेराइड के साथ शुगर के साथ अम्ल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया। तो देखते हैं अमीनो अम्ल, या यहां ऐसे लिख सकते हैं अमीनो समूह लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा अमीनो अम्ल नहीं, अमीनो ग्रुप, जिसे हम इसे दर्शा देते हैं NH2 से, बेटर रहेगा। अमीनो अम्ल की बजाय एमिनो समूह लिख दिया हमने। तो अमीनो शर्करा, एसिड शर्करा में शर्करा के साथ अम्ल, ये COOH समूह जुड़ जाएगा। तो इसे कह देंगे अमीनो शर्करा। उदाहरण हो जाएगा इसका, शर्करा अम्ल का, सॉरी एसिड शर्करा का उदाहरण हो जाएगा आपके, उदाहरण देख लेते हैं इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C किसका डेरिवेटिव है, मोनोसेकेराइड का, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी शुगर के साथ एसिड ग्रुप जुड़ गया, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका उदाहरण है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर लास्ट में हम देखते हैं अल्कोहल जुड़ जाएगा, तो कह देंगे शर्करा अल्कोहल, शुगर अल्कोहल लास्ट। यानी इसमें शर्करा प्लस अल्कोहल, तो शर्करा में अल्कोहलिक समूह जुड़ गया और अल्कोहलिक समूह बोले तो OH, देखें क्या कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये हो जाएगा शर्करा अल्कोहल का, जैसे ग्लिसरॉल, मैग्नीटॉल, भाई ग्लिसरॉल
3 कार्बन युक्त शर्करा का ही व्युत्पन्न है, ट्राइओज का व्युत्पन्न है। मैग्नीटॉल का हमने देखा, ये भी शर्करा अल्कोहल का उदाहरण, यानी मोनोसेकेराइड्स के फिर हमने व्युत्पन्न देखे, डेरिवेटिव्स देखे कि मोनोसेकेराइड इकाइयों में जब, या मोनोसेकेराइड शर्कराओं में जब दूसरे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाते हैं, या खुद इस मोनोसेकेराइड्स में से कुछ हट गया, जैसे ऑक्सीजन हट गया, डीऑक्सीराइबोज शर्करा बन गई। तो इनके उदाहरण भी ध्यान रखें। ये सभी भाई कहीं ना कहीं ये सभी मोनोसेकेराइड के ही डेरिवेटिव्स हैं, मोनोसेकेराइड से ही बने हैं। हमने देखा मोनोसेकेराइड्स के व्युत्पन्न। तो अब तक हम सरल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड की बात कंप्लीट कर चुके हैं। मोनोसेकेराइड्स में कार्बन की संख्या के आधार पर प्रकार देखे। सिंपल सरल मोनोसेकेराइड जो सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और अब हमने देख लिया मोनोसेकेराइड्स के व्युत्पन्न। अब आगे बात आती है मोनोसेकेराइड के बाद हमने यहाँ पर देखा था सरल कार्बोहाइड्रेट अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मोनोसेकेराइड हमने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की, यानी अब ये मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ने लगेंगी। जैसे 2 जुड़ गई, 3 जुड़ गई, 4 जुड़ गई। जब तक ये 9 की संख्या में जब तक जुड़ेंगे तब तक ये सभी ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। ओलिगोसेकेराइड भी सरल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखते हैं इनको। अब अगर जैसे 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ गई डाइसेकेराइड, 3 जुड़ गई ट्राइसेकेराइड, 4 जुड़ गई टेट्रासेकेराइड, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से अलग अलग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या अगर अपन बात करें क्वेश्चन भी हमारे ओलिगोसेकेराइड में आते हैं डाइसेकेराइड से। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखना, डाइसेकेराइड है स्यूक्रोज, तो पूछ लेंगे स्यूक्रोज में कौन कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड का उदाहरण है, पूछ लेंगे कि माल्टोज में कौन कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं। यानी क्वेश्चन इस तरह से राइज हो सकते हैं, बन सकते हैं। फिर डाइसेकेराइड इकाइयों में भी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे, और उन्हीं विशेषताओं में हम बात करेंगे इनके रासायनिक क्रियाओं की भी बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं हम ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड में कितने कार्बन के परमाणु, शर्कराओं के अणु होते हैं, उनके आधार पर ओलिगोसेकेराइड डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड आदि आदि पाए जाएंगे। तो आगे बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट में ही आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। इसमें कह सकते हैं कि 2 से 9 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़कर इनका निर्माण करती है। तो आपस में जुड़ेंगी, कुछ बंध भी बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या वहाँ पर जो इनके बनने की क्रिया क्या कहलाएगी रासायनिक रूप से, इन सब की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।